हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम सुमित सुंटवाल, वेलकम्स यू टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेड कूल, अ प्रीमियर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट लर्नर्स. Kindly subscribe our channel and press the bell icon to get the notifications of the latest videos and share with your friends too. आज इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे that is practical problems regarding calculation of purchase consideration. आज ऐसे सम सॉल्व करेंगे जिसमें आपको सिर्फ परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन के लिए आपके पास सम होना चाहिए. तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा. वीडियो को पॉज करके एक बार वो क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद आगे का वीडियो देखिएगा. ठीक है, गॉट इट. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, जो क्वेश्चन अपीयर किया था वो क्या था, देखिए जरा. आपको क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन पेएबल बाय मिनी लिमिटेड टू मैक्सी लिमिटेड. मिनी लिमिटेड मैक्सी लिमिटेड को पे करेगी, कितना पे करेगी उसका परचेज कंसिडरेशन आपको कैलकुलेट करना है. राइट, तो मिनी लिमिटेड पे कर रही है, दैट इज मिनी लिमिटेड ने मैक्सी लिमिटेड को टेक ओवर किया रहेगा. राइट, मतलब मैक्सी लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया रहेगा, इसीलिए मिनी लिमिटेड को उसको परचेज कंसिडरेशन देना है. तो उसका अमाउंट क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, लास्ट वीडियो, तो जाके देखेगा. तो मैंने बताया है कि नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड होता क्या है. क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको नहीं बोलेंगे कि कौन से मेथड से आपको कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा मेथड यूज होगा. ठीक है, तो हम पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड यूज होगा एंड विल सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, चलिए. The summary balance sheet of Maxi Limited as on March 31st 2012 is as follows. आपको Maxi Limited का बैलेंस शीट बना के क्वेश्चन में दे दिया गया है और नीचे इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है, लेट्स सी. नीचे क्या बोला गया है, मिनी लिमिटेड डिसाइडेड टू टेक ओवर मैक्सी लिमिटेड. तो ये तो हमने पहले ही सोच लिया था कि मिनी लिमिटेड पे कर रही है, तो ऑब्वियस सा बात है उसने मैक्सी लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया रहेगा, मतलब टेक ओवर किया रहेगा. और नीचे आपको वो स्पेसिफाई भी कर दिया. मगर टेक ओवर किया तो क्या रीजन से किया है, या उसके क्या बोलते हैं उसे, पॉइंट्स क्या है जिसके बेसिस पे वो टेक ओवर कर रही है, आगे का पढ़ते हैं. ठीक है, क्या लिखा है, मिनी लिमिटेड डिसाइडेड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ मैक्सी लिमिटेड बाय इश्यूइंग 6 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप and 6.5 cash for every 5 shares held in Maxi Limited. मतलब मिनी लिमिटेड क्या कर रही है, मैक्सी लिमिटेड के जो 5 इक्विटी शेयर्स के बदले उसको 6 इक्विटी शेयर दे रही है. राइट, कितने रुपए में, 10 रुपए में. ये एक बात था, एक मोड था कि जिससे वो पेमेंट कर रहा है. दूसरा मोड और बता दिया कि वो उसको कैश भी दे रहा है, मगर कैश कितना दे रहा है, 6.5 रुपया, दैट इज 6.50 पैसे फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड. मतलब मैक्सी लिमिटेड के 5 शेयर के बदले उसको 6.5 रुपए भी दे रहा है. समझा. ठीक है, आगे क्या लिखा है, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी पेड at premium of 15% by issue of 10% preference shares in mini limited. मतलब अब ये जो ऊपर का बात किया था हमने, जो ऊपर का पॉइंट पढ़ा था वो ये था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऐसा पेमेंट कर रही है, इक्विटी शेयर्स देके, कैश देके. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए मिनी लिमिटेड क्या कर रही है, भाई एक काम करो, तुम्हारे बुक्स में जो प्रेफरेंस शेयर दिख रहे उसके बदले मैं उनको 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रही हूं 15% प्रीमियम पे. समझा, श्योर. फिर आगे क्या लिखा है, डिबेंचर होल्डर्स ऑफ मैक्सी लिमिटेड विल बी पेड 9.5 डिबेंचर्स ऑफ मिनी लिमिटेड फॉर इक्वल वैल्यू. मतलब डिबेंचर होल्डर्स को भी पेमेंट कर रही है मिनी लिमिटेड,
डिबेंचर होल्डर्स को। मगर अगर आपको जानना है कि परचेज कंसिडरेशन में क्या क्या चीजें आएंगी तो आप वो मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूं। परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ वही चीजें आती हैं जो आप शेयर होल्डर्स को पे करते हो। डिबेंचर होल्डर्स को जो आप पे करते हो वो आपके कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन में नहीं आता। समझा? तो अभी आप नीचे देखते हो कि डिबेंचर होल्डर्स को पे किया है, भले ही कुछ भी पे किया हो, कैसे भी पे किया हो, आई एम नॉट कंसर्न इन कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। उस चीज को मैं इधर इंक्लूड नहीं करूंगा। समझा? तो वो वाला पॉइंट मेरे लिए फिलहाल सिर्फ परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन में इग्नोर है। बाकी अकाउंटिंग होता है इन द न्यू बुक्स, मगर फिलहाल मैं अभी आपको कौन सा सम करा रहा हूं, खाली परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन के लिए, तो उसमें ये वाला पॉइंट इग्नोर होगा। बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स आर द आउटसाइडर्स ऑफ द आउटसाइड लाइबिलिटीज होती है, वो आउटसाइडर्स होते हैं, इसीलिए वो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन में नहीं आएगा। समझा? फिर आगे क्या लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस of 7,500 are to be borne and paid by Mini Limited to Maxi Limited। जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहा है जो मैक्सी लिमिटेड का है, तो मिनी लिमिटेड क्या बोलती है, भाई तेरे लिए जो खर्चा है ना वो भी मैं दे देती हूँ। मिनी लिमिटेड ही बोल रही है जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसने क्या किया, मिनी लिमिटेड ने क्या बोला मैक्सी लिमिटेड को, भाई तेरा कितना है 7,500 का रियलाइजेशन एक्सपेंस है ना, तू टेंशन मत ले, मैं देगा। हाँ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो चीज भी यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन में नहीं आता, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस भी आपका बाहर का खर्चा है, आउटसाइड लाइबिलिटी है, आउटसाइड एक्सपेंसेस है, तो परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन में नहीं आएगा। समझा? समझ में आया पूरा? तो अभी तक आपने जो चीज पढ़ी पूरी नीचे बैलेंस शीट के नीचे, उससे आपको देख के क्या समझा, इक्विटी दे रहा हूं, कैश दे रहा हूं, प्रेफरेंस दे रहा हूं, तीन चीजें। कितना दे रहा हूं वो भी आपको मालूम है, इक्विटी शेयर्स 5 शेयर्स के बदले 6 शेयर्स है, कैश भी आपको मालूम है 5 शेयर्स के बदले 6 रुपीज 50 पैसे है, प्रेफरेंस शेयर भी आपको मालूम है 15% प्रीमियम पे है, राइट। इक्विटी शेयर्स का आपको कितने में दे रहा है वो भी आपको मालूम है 10 रुपीज। तो आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, लमसम दे दिया गया है कि मैं पेमेंट कितना कर रहा हूं। जब क्वेश्चन में पूरा पेमेंट का शेड्यूल क्वेश्चन में दे दिया जाता है तब जो मेथड यूज होता है दैट इज नेट पेमेंट मेथड। समझ में? इसमें से कोई भी एक चीज मिसिंग हो जाता है, जैसे कि क्वेश्चन में अगर मैं बोल देता कि इक्विटी इतना दे रहा हूं, समझ लो 2 शेयर के बदले 1 शेयर दे रहा हूं 10 रुपए पे, बाकी बैलेंस कैश में दे रहा हूं, तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, बैलेंस कैश में सर, तो बैलेंस कैसे पता चलेगा, नहीं दिया ना, तब मुझे दूसरा मेथड फॉलो करना पड़ता, मगर इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया, इसीलिए मैं इसमें नेट एसेट मेथड यूज नहीं करूंगा। कौन सा मेथड यूज करूंगा, नेट पेमेंट मेथड। समझ में? अब बोलेगा सर नेट पेमेंट मेथड कैसे, कैलकुलेशंस कैसे करें, कुछ भी नहीं है, जो चीज मैं दे रहा हूं वो लिखते जाओ, टोटल कर दो, बात खत्म, आपको परचेज कंसिडरेशन मिल गया। समझा? थोड़ा डिफिकल्ट है? नहीं, डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका 5 मार्क अलग से मिलता है, पूरा सम करने का अलग, अमालगमेशन के सम जब करोगे तो आपको ओल्ड बुक्स न्यू बुक्स के भी लेजर्स जर्नल एंट्रीज एंड ऑल है, नया बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है, मगर ये पूरा प्रिपेयर करने से पहले परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन करना है जिसका 5 मार्क है, तो ये आपका राइट जाएगा, तो ही आपका ओल्ड बुक्स सही रहेगा, आपका न्यू बुक्स सही रहेगा। ये कैलकुलेशन गलत हुआ, आपका सम गलत हो जाएगा। इसीलिए इस चैप्टर में कभी भी आप जब परचेज कंसिडरेशन का बात आता है उसके लिए हर एक स्टेटमेंट अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने बात किया उसमें आपको एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए, जो पेमेंट में शेयर होल्डर्स को करूंगा वही कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन में दिखेगा। जो डिबेंचर्स या बाहर के एक्सपेंसेस या बाहर के लाइबिलिटीज को अगर न्यू फर्म पे करती है
तो न्यू फर्म या परचेजिंग कंपनी पे करती है तो वो परचेज कंसिडरेशन में नहीं आएगा। समझा? तब इस क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला था? कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है? ठीक है, चालू करें। अब पूरा क्वेश्चन हमने रीड किया था, तो सबसे पहला क्या चीज दे रहा था मैं आपको? इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन से कंपनी का इक्विटी शेयर दे रहा हूं? मिनी लिमिटेड अगर पेमेंट करती है मैक्सी को, तो मिनी लिमिटेड अपने कंपनी के शेयर्स मैक्सी लिमिटेड को देगी। तो मेरा पहला पेमेंट किससे हो रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल इन मिनी लिमिटेड ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड। कितने शेयर दे रहा हूं? आपने क्वेश्चन रीड किया था तो वो कितना दे रही थी? 6 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स है, मतलब 6 शेयर्स के बदले 5 शेयर्स। तो ये कौन सी कंपनी में 6 शेयर्स? मिनी लिमिटेड में। और 5 शेयर्स किस में है? मैक्सी लिमिटेड के हैं। ठीक है, अभी मैक्सी लिमिटेड के कितने शेयर्स है जरा चेक करो बैलेंस शीट में जाके, कितने हैं? आप बोलोगे सर नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में नहीं दिया है, मतलब बैलेंस शीट में, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप देख रहे हो 1,50,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो डिवाइड बाय 10 करूंगा तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 15,000 शेयर, मतलब मैक्सी लिमिटेड में 15,000 शेयर दिख रहे हैं। ठीक है, अब वापस से समझते हैं। मिनी लिमिटेड अपने कंपनी के 6 शेयर दे रही है मैक्सी लिमिटेड के 5 शेयर के बदले, तो मैक्सी लिमिटेड के 15 शेयर के बदले कितने शेयर देगी? समझ में आया? तो कैसे करोगे? 15 इंटू 6 डिवाइड बाय 5। तो जब कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा भाई मिनी लिमिटेड है ना, मैक्सी लिमिटेड को 18,000 शेयर दे रही है। ठीक है, 18,000 शेयर, मगर मुझे यहां पे क्या चाहिए? अमाउंट। तो आपने देखा रहेगा क्वेश्चन जब रीड किया रहेगा 10 रुपीज का दे रही है, तो अमाउंट कैसा आ जाएगा? 18,000 इंटू 10 रुपीज विच विल गिव मी 1,80,000। समझा? तो मतलब मिनी लिमिटेड इक्विटी शेयर्स कितने का दे रही है? 1,80,000 का। पहला पॉइंट समझा पूरा? ठीक है, अब दूसरा क्या दे रही है वो आपको? कैश। कैश के लिए उसने क्या बोला है? वो 6.5 रुपया दे रही है हर 5 शेयर के बदले। हर 5 शेयर के बदले 5 शेयर के बदले 6.5 रुपए दे रही है, मतलब मैक्सी लिमिटेड के हर 5 शेयर के बदले मिनी लिमिटेड 6.5 रुपया देगी। तो मैक्सी लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 15,000। तो 15,000 शेयर्स के बदले कितना पैसा देगी? समझा? कैलकुलेशन कर कैसे होगा? 15,000 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 5, तो आपको कितना आ रहा है यहां पे? 19,500। तो मतलब आपको कैश भी पता चल गया 19,500 है। समझा? अच्छा, नेक्स्ट क्या था आपको? थर्ड, आपको मैं 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहा है इन मिनी लिमिटेड, मगर आपको मालूम है जब 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिनी लिमिटेड दे रही है, शी इज पेइंग एट 15% प्रीमियम। 15% प्रीमियम पे दे रही है, मतलब मैक्सी लिमिटेड के जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स है उसका 15% ऊपर। तो आप देखिएगा मैक्सी लिमिटेड में आप देख रहे हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60,000 का दिख रहा है, प्लस 15%। समझा? तो कितना हो जाता है?
60,000 प्लस 15% कितना हो रहा है? 69,000। ठीक है, फिर क्वेश्चन में था कि डिबेंचर होल्डर्स को भी पे कर रहा है, मगर वो मेरे इधर परचेस कंसिडरेशन में नहीं आएगा। तो मेरा खाली कितना आएगा परचेस कंसिडरेशन का वैल्यू, जब मैं इन तीनों को ऐड करता हूं। इन तीनों को ऐड करो, कितना होता है? 2,68,500, दैट इज माई परचेस कंसिडरेशन। मतलब मिनी लिमिटेड मैक्सी लिमिटेड को टेक ओवर करने के टाइम पे 2,68,500 रुपीज के ये तीन चीज दे रही है, इक्विटी, कैश, प्रेफरेंस। समझा? श्योर? कॉपी कर लीजिए इसे। डन? मिटा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अभी सम अपन ने किया था, दैट वाज कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन बेस्ड ऑन नेट पेमेंट मेथड। ठीक है, अब एक और दूसरा मेथड कौन सा था? नेट एसेट मेथड। उसका सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन कैसे अपीयर होगा, पढ़ के आपको कैसे पता चलेगा कि नेट एसेट मेथड यूज होगा, वो देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने वापस से डिस्प्ले होगा, वो एक बार कॉपी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, फिर वीडियो प्ले कीजिएगा। ठीक है, लिख लिया? श्योर? चले आगे। क्या लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान देना। होमर लिमिटेड एंड इलियाड लिमिटेड प्रपोज टू अमालगमेट। प्रपोज टू अमालगमेट मतलब होमर और इलियड दोनों कंबाइन करके एक नया कंपनी बनेंगे। तो दिस बोथ कंपनीज आर ओल्ड कंपनीज, और जब जो नया कंपनी बनेगा इन दोनों को अमालगमेट करके उसको हम क्या बोलेंगे? अमालगमेटेड कंपनी, दैट इज न्यू कंपनी। ठीक है, तो एक सिंपल सा बात बताओ, इसमें क्या होगा? परचेज कंसिडरेशन कौन पे करेगा? न्यू कंपनी। किसको? होमर को एंड इलियाड दोनों को पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों ओल्ड फर्म्स है, राइट? तो जब आप परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करोगे, आप ऐसे कैलकुलेट करोगे कि न्यू कंपनी होमर को कितना दे रहा है, न्यू कंपनी इलियाड को कितना दे रहा है, दोनों का। समझा? आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया, लेट्स सी। Goodwill may be taken at 96,000 for Omer Limited and 38,000 for Iliad Limited। मतलब ये बोल रही है न्यू कंपनी कि भाई गुडविल जो ओमर का है, भाई मैं तो 96,000 पे लेके जाएगी, और सॉरी हाँ 96,000 ऑफ ओमर लिमिटेड, मतलब ओमर का 96,000 पे लेके जाएगी, और आपका इलियाद का कितने में लेके जाएगी? 38,000। तो जाके बैलेंस शीट में देखो गुडविल दिख रहा है क्या? नीचे आपको बैलेंस शीट दिया गया है नहीं, तो आप बोलेगा सर गुडविल तो दिख नहीं रहा है, तो नया कंपनी ओमर और इलियाद को गुडविल का पैसा क्यों दे?
दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ओमर और इलियाद ऐसा कंपनी है विच आर गोइंग गुड, तो मैं उनको गुडविल का पैसा भी एक्स्ट्रा दे सकता हूं। समझा? ठीक है, आगे क्या लिखा है? तो गुडविल को स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, फिर नीचे क्या दिया है? द स्टॉक ऑफ ओमर लिमिटेड एंड इलियाद लिमिटेड टू बी टेकन ओवर एट 2,04,000 एंड 1,42,000। मतलब अब नया कंपनी ये भी बोल रहा है कि भाई जो स्टॉक है ना ओमर लिमिटेड का, मैं 2,04,000 रुपए में लेके जाएगी, और जो इलियाद लिमिटेड का है वो 1,42,000 में लेके जाएगी। तो बैलेंस शीट में नीचे जाके देखो, आपको स्टॉक दिख रहा है क्या? एसेट साइड में दिख रहा है, तो जाके स्टॉक को टिक मार्क कर लो। आप बोलेगा सर ये वैल्यू दिया, इसका मतलब क्या है? इसको एग्रीड वैल्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एग्रीड वैल्यू। कि मतलब भाई स्टॉक तेरा भले कोई भी वैल्यू हो, मैं इस वैल्यू पे लेके जाऊंगा, उसको क्या बोलते हैं? एग्रीड वैल्यू। ठीक है, आगे क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द परचेज कंसिडरेशन receivable by both the companies on the basis of net asset method। आपको तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया भाई नेट एसेट मेथड है, हर सम में ऐसा आएगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अभी मैं अगर ये लिख के नहीं देता कि नेट एसेट मेथड फॉलो करो, तो एक बात बताओ कि आपको कैसे पता चले कि नेट एसेट मेथड यूज होगा? इसके पहले वाला सम हमने देखा था ना, दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले वाले सम में यह था कि मैं उसमें सीधा सीधा बता दिया भाई तेरे को इतना इक्विटी दे रहा हूं, इतने में दे रहा हूं, तेरे को कैश दे रहा हूं, इतना दे रहा हूं, तेरे को प्रेफरेंस दे रहा हूं, इतने में दे रहा हूं। तो तुमको एसेट्स का वैल्यू और लायबिलिटीज का वैल्यू से कोई लेना देना नहीं था, तुमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया था कि भाई परचेज कंसिडरेशन कितना है, क्योंकि तुम्हारे पास जो पेमेंट का मोड था सब कुछ अवेलेबल था, राइट? तो तुमको 3 मोड का पेमेंट था, तो तुमने तीनों को ऐड कर दिया, तो तुमको परचेज कंसिडरेशन मिल गया। मगर इस सब में तुम देख रहे हो मैंने एक एसेट का एग्रीड वैल्यू बता दिया और गुडविल का पैसा एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो बता दिया, मगर क्या दे रहा हूं, कितने में दे रहा हूं, मोड ऑफ पेमेंट कुछ नहीं बताया। तो मैं टोटल करूं तो करूं किसका? मेरे को तो मालूम ही नहीं है पेमेंट कितना कर रहा हूं, किस पे कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। ठीक है, तब ऐसा जब क्वेश्चन होता है जहां पे मोड ऑफ पेमेंट मतलब क्या दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं, कितने में दे रहा हूं अवेलेबल नहीं है, तब आपको जो परचेज कंसिडरेशन है वो आपको नेट एसेट मेथड के बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, अब नेट एसेट मेथड का कैलकुलेशन कैसा होगा? सर हमें तो क्या मालूम होना चाहिए, बिकॉज जब आप SY BCom में थे, SY BAF में थे, तो आप लोग ने सेमेस्टर 3 में अमालगमेशन ऑफ फर्म्स देखा था। अमालगमेशन ऑफ फर्म्स में हमने ये देखा था कि परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। याद है? याद नहीं रहेगा आप लोग, सर इतना पुराने बात पे मत जाओ, कल क्या खाया वो भी याद नहीं। तो आप तो SY BCom की बात कर रहे हो, तो सॉरी हमको तो नहीं मालूम। ऑब्वियस मुझे मालूम भी था कि नहीं मालूम रहेगा, इसीलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं। नेट एसेट मेथड का कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? जो भी एसेट टेकन ओवर है, एसेट टेकन ओवर कौन से वैल्यू पे? एग्रीड वैल्यू लेस लायबिलिटीज टेकन ओवर कौन से वैल्यू पे? एग्रीड वैल्यू पे। अब जब दोनों को लेस करोगे आपको जो अमाउंट मिलेगा उसको परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। समझा? आप बोलोगे सर टेकन ओवर क्या है? टेकन ओवर का मतलब एक सिंपल सा बात समझो, आप दुकान से जो माल खरीदोगे आप उसी का पैसा दोगे, राइट? तो ऑब्वियस बात है नया कंपनी क्या करेगी, भाई तेरा एसेट जो जो लेके जा रही हूं उसी के बेसिस पे पैसा दूंगी। तो ऑब्वियस बात है जो नया कंपनी टेक ओवर करेगा उसी का पैसा दूंगी, उसी के बेसिस पे कितना अमाउंट पे करूंगी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी एसेट अगर क्वेश्चन में होता कि भाई ये नया कंपनी बोलता मैं लेके नहीं जाऊंगा, तो उसका पैसा भी वो
नहीं देगा, तो वो मैं परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन में लिखता भी नहीं, इसीलिए यहां पे स्पेसिफाइड है टेकन ओवर। फिर आप इधर देख रहे हो सर एग्रीड वैल्यू, आप बोलोगे हाँ सर अभी आपने बताया, मगर आप देख रहे हो क्वेश्चन में सिर्फ 2 का एग्रीड वैल्यू दिया है, गुडविल और स्टॉक का, बाकी कोई एसेट का एग्रीड वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है। तो आप बोलोगे सर अभी एग्रीड वैल्यू नहीं है मतलब अपन टेक ओवर मतलब टेकन ओवर नहीं कर रहे रहेंगे, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहेगा कि कौन सा एसेट टेकन ओवर नहीं है। फिर आप बोलोगे सर ठीक है मान लिया, मगर बाकी एसेट्स का एग्रीड वैल्यू तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब समझना अगर कोई एसेट टेकन ओवर है मगर उसका कोई एग्रीड वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया, इसका मतलब वो बुक वैल्यू पे ही लेके जा रहा है, समझा? ठीक है, तो इधर जब एसेट टेकन ओवर की बात करूंगा तो स्टॉक का तो एग्रीड वैल्यू आ जाएगा, जैसे कि बाकी एसेट्स आप देखोगे फिक्स्ड एसेट है, डेटर्स है, कैश एट बैंक है, तो उसका वैल्यू कौन सा रहेगा, जो आपका बुक वैल्यू है वो ही रहेगा, समझा? ठीक है, चलो तो नीचे आपको और क्या दिया गया है, उसका एसेट्स दे दिया गया है, मतलब बैलेंस शीट दे दिया गया है ओमर और इलियाद का, जिसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है कि दोनों को परचेज कंसिडरेशन कितना देंगे। समझ में आया? आगे बढ़ूं, चलिए। तो फॉर्मेट बनाएंगे, नेट एसेट मेथड का फॉर्मेट कैसा रहेगा वो चेक करेंगे, उसके बाद सम सॉल्व शुरू कर देंगे। ठीक है, फॉर्मेट देखा, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन पर्टिकुलर्स ओमर इलियाद, मैंने दोनों का आजू बाजू में बना दिया, अलग अलग फॉर्मेट नहीं बना रहा, एक ही में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको तो पता चल गया भाई क्वेश्चन रीड करके कि भाई नेट एसेट मेथड यूज करना है, तो आपको अभी मैंने बताया था नेट एसेट मेथड में का कैलकुलेशन कैसे होगा, एसेट्स टेकन ओवर लेस लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ए एसेट्स, तो सबसे पहला एसेट कौन सा है क्वेश्चन में, फिक्स्ड एसेट्स, तो मैंने यहां पे लिख लिया फिक्स्ड एसेट्स। अगर मैं उसको क्रॉस मार्क करता, क्रॉस मार्क का मतलब ऐसे क्रॉस करता, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में अगर लिखा होता कि फिक्स्ड एसेट नॉट टेकन ओवर है, तो मैं बैलेंस शीट में जाके उसको हल्का सा क्रॉस मार्क करता, तो वो क्रॉस मार्क करता तो यहां पे वो रिकॉर्ड नहीं करता, समझा? दूसरा टिक मार्क होगा, तो टिक मार्क का मतलब एग्रीड वैल्यू होता, तो एग्रीड वैल्यू में नीचे जाके या ऊपर एडजस्टमेंट्स में देखता, मगर इस क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट के ऊपर ना क्रॉस मार्क है ना टिक मार्क है, मतलब कौन से वैल्यू पे टेकन ओवर हुआ रहेगा, बुक वैल्यू दोनों का, तो दोनों का वैल्यू कितना कितना है, 4 लाख और 1 लाख, तो मैंने यहां पे क्या किया 4 लाख लिख लिया और यहां पे 1 लाख लिख लिया। ठीक है, दूसरा एसेट कौन सा है, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, अभी इन्वेस्टमेंट में भी क्रॉस मार्क नहीं था, तो इसका मतलब वो भी टेकन ओवर हुआ है, तो इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट यहां पे लिखा। दूसरा बात, इसके ऊपर टिक मार्क नहीं है, मतलब इसका कोई एग्रीड वैल्यू नहीं था, तो मैंने क्या किया, बुक वैल्यू पे ही टेकन ओवर हुआ रहेगा, तो बुक वैल्यू कितना है इसका, आप देख रहे हो खाली ओमर में दिख रहा है, इलियाद में नहीं है, तो इलियाद में डैश, समझा? आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट करंट एसेट्स में पहला आइटम कौन सा है, स्टॉक,
स्टॉक के ऊपर भी क्रॉस मार्क नहीं था इसलिए मैंने स्टॉक लिखा, मगर इस क्वेश्चन में स्टॉक में टिक मार्क है। टिक मार्क है मतलब इसका कोई ना कोई एग्रीड वैल्यू है। एग्रीड वैल्यू है तो मेरे को एडजस्टमेंट में जाके देखना पड़ेगा उसका वैल्यू क्या था। तो जब मैं वापस जाता हूं ऊपर, तो ऊपर मेरे को दिखता है उमर का 2,04,000 है और इलियाद का 1,42,000 है। तब तुम देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, स्टॉक का वैल्यू 2,04,000 और इसका 1,42,000। समझ में आया कैसे एग्रीड वैल्यू लिखा गया? अगर एग्रीड वैल्यू नहीं है तो कैसे बुक वैल्यू लिखा? ठीक है, आगे डेटर्स। डेटर्स भी क्रॉस मार्क नहीं है तो मैं आपको मालूम है यहां पे लिखूंगा डेटर्स। डेटर्स कितना है? टिक मार्क तो है नहीं, मतलब बुक वैल्यू पे ही जाएगा। तो बुक वैल्यू कितना है इसका? 1,70,000 और 60,000। 1,70,000 और 60,000। समझा? नेक्स्ट क्या है? कैश एट बैंक। तो नेक्स्ट क्या लिखा हमने? कैश एट बैंक कितना है? इसका भी कोई एग्रीड वैल्यू नहीं है और इसका कभी एग्रीड वैल्यू हो भी नहीं सकता। रोकड़े का कोई नया मार्केट वैल्यू नहीं होता। 1 रुपए का नोट 1 रुपए का ही है, 10 रुपए का नोट 10 रुपए का ही है, 100 रुपए का नोट 100 रुपए का ही है, उसका 100 का 105 नहीं हो जाता। तो इसका एग्रीड वैल्यू कभी रहेगा ही नहीं। ये अगर टेकन ओवर हुआ है तो हमेशा बुक वैल्यू पे ही होगा। समझा? तो अब आप देखिएगा कैश एंड बैंक का वैल्यू कितना है? 30,000 एंड 10,000। तो यहां पे मैंने लिख लिया 30,000 और यहां पे लिख लिया मैंने 10,000। समझा? श्योर? और कोई एसेट है क्या? सोचो। आप बोलेगा सर कोई और एसेट तो दिख नहीं रहा, तो इतना एसेट रहेगा। अगर गुडविल क्वेश्चन में नहीं दिखा, मगर जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो ध्यान में देना कि पूरा हर एक चीज दिमाग में बैठा रहना चाहिए। और गुडविल एक ऐसा चीज है कि गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है, आपको अलग से मिल रहा है। आपने क्वेश्चन रीड करते समय देखा, मगर जब ऐसे परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेशन कर रहे थे तो आप भूल गए। कभी भी नहीं भूलना। गुडविल एक ऐसा चीज है जो अलग से कंपनी आपको दे सकती है, तो उसको हमेशा ध्यान में रखना। जब अगर नेट एसेट मेथड के बेसिस पे कैलकुलेट करते हो तो गुडविल लिखना मत भूलना। अगर दे रहा है तो, अगर ऊपर क्वेश्चन में गुडविल नहीं होता तो मैं यहां पे लिखता भी नहीं। ठीक है, गुडविल कितना कितना दे रहा है? 96,000 और 38,000। 96,000 और 38,000। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं तो आपको ध्यान में रहेगा। भाई ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि भाई इसको हम भूले तो नहीं। समझा? आगे बढ़े। आगे क्या है? और कोई एसेट दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा तो एसेट का पहले टोटल मार लेते हैं। एसेट का पहले टोटल मारो तो उमर का टोटल मारो कितना होता है? 10 लाख। और इलियाद का टोटल कितना है? 3,50,000। समझा? तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया? ए। बी में क्या लिखता हूं मैं? लाइबिलिटीज। बी में क्या लिखता हूं? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में कौन सी चीजें आएंगी? खाली आउटसाइड लाइबिलिटीज, इनसाइड लाइबिलिटी नहीं आती। समझा? इनसाइड लाइबिलिटी नहीं, ओनली आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो बैलेंस शीट में जाके देखो आउटसाइड लाइबिलिटी कौन कौन सा है। आपको सिर्फ क्रेडिटर्स दिख रहा है, राइट? क्रेडिटर्स कितना कितना दिख रहा है? 1 लाख और 50,000। तो आप बोलेगा सर लाइबिलिटीज भी तो कोई टिक मार्क नहीं है। तो ऑब्वियस ना, लाइबिलिटीज पे भी कोई टिक मार्क नहीं है, कोई क्रॉस मार्क नहीं है, मतलब वो टेक ओवर हो रहा है, मगर कौन से वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे ही। समझा? तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 लाख और 50,000। समझा? तो इसका टोटल। अभी और कोई आउटसाइड लाइबिलिटी है क्या? तो आप पूछोगे सर आउटसाइड लाइबिलिटी और कौन कौन से हो सकते हैं, एक बार बता देंगे प्लीज?
ठीक है, बता देते हैं, ध्यान दो। आउटसाइड लायबिलिटी मतलब एनी पेमेंट विच इज पेएबल टू आउटसाइडर्स, दैट इज लाइक बोरोइंग्स। बोरोइंग्स में कैसे डिबेंचर्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स वगैरह। फिर क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो ये चीजें होती है जो बाहर के लोगों को पे करना है उसको आउटसाइड लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स, बैंक लोन ऐसा कुछ है नहीं, खाली एक ही था क्रेडिटर्स, तो मैंने क्रेडिटर्स ही लिखा। समझा? तो इसका टोटल कितना आया? 1 लाख का 1 लाख ही और 50,000 का 50,000 ही, तो इसको क्या बोलूंगा? बी। तो परचेस कंसिडरेशन कैसा आएगा? मैंने बताया था एसेट लेस लायबिलिटीज, तो एसेट का टोटल क्या है? ए, और लायबिलिटीज का टोटल क्या है? बी। तो परचेस कंसिडरेशन इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो 10 लाख माइनस 1 लाख कितना आया? 9 लाख। और इधर 3,50,000 माइनस 50,000 कितना आया? 3 लाख। मतलब जो नया कंपनी है उमर को 9 लाख का परचेस कंसिडरेशन देगा बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, या प्रेफरेंस भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द न्यू कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं था, तो हमें तो सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था कि परचेस कंसिडरेशन कितना है। जब फुल फ्लैश सम करोगे तो उसमें बताएंगे कि परचेस कंसिडरेशन जो कैलकुलेट हो जाएगा ना वो हम इक्विटी में देंगे। इधर लिखा नहीं है, इधर खाली परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला, इसलिए मैंने किया। ठीक है, और इलिया को कितना देंगे? 3 लाख, वो भी कैसे? कुछ भी इशू करके दे सकती है। समझा? कॉपी कर लीजिए फास्ट। हो गया कॉपी? ठीक है, तो आज के वीडियो में आपने क्या देखा कि जो परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग 2 मेथड्स, नेट पेमेंट और नेट एसेट मेथड। क्वेश्चन रीड करके कैसे देखना है कि कौन सा मेथड यूज होगा, उस बेसिस पे हमने दोनों मेथड के लिए एक एक सम किया। नेट पेमेंट मेथड पे कैसे सम सॉल्व होगा, मतलब परचेस कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट होगा, और नेट एसेट के बेसिस पे परचेस कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट होगा। समझा? श्योर? पूरा वापस वीडियो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, जो सम करवाया एक बार रिवाइज सम वापस से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए लेट्स टेक अ लीव। आई एम सुमित सुंटवाल एंड यू आर वाचिंग दिस video on our YouTube channel Grad Cool, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Kindly subscribe our channel and press the bell icon to get the notifications of the latest videos and share with your friends too. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए गुड बाय, थैंक यू।